बात कर रहे हैं बेटा जी यहाँ पर वंशागति का आणविक आधार, जिसमें आज हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करेंगे डीएनए की पैकेजिंग के बारे में, यानी डीएनए के बारे में। ठीक है, तो बेटा जी आज हम बात करेंगे वही हमारा कौन, डीएनए के बारे में। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डीएनए की संरचना देखी थी, जो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित प्रारूप दिया था, उसमें हमने बात करी थी। आज एक नई चीज सुनने को मिलेगी, डीएनए की पैकेजिंग क्या होता है समझेंगे। उसके बाद लास्ट में आएंगे क्या, क्विज। चले स्टार्ट करें। इसकी बात कर रहे हैं बेटा जी हम यहाँ पर हमारे डीएनए की डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल की। अच्छे से समझ में आता है। डीएनए की संरचना हम लोगों ने देख ली थी। दो रज्जु थे, समांतर थे या प्रति समांतर थे। एक सिरा 5 प्राइम 5 डैश और एक 3 डैश था। यहां तक की चीज समझ में आ गई थी। अंदर क्या थे, नाइट्रोजन क्षार थे। नाइट्रोजन क्षार के जोड़े थे। ए के सामने टी था, जी के सामने सी था, या सी के सामने जी था, टी के सामने ए था। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बंद थे और जी और सी के सामने 3 हाइड्रोजन बंद थे। ये सिंपल सी चीज आपको समझ में आ गई। अब आज ये हमने देख ही लिया था, ये वाला इस तरीके से डीएनए की संरचना, कितनी लंबाई थी, एक घूर्णन में कितनी लंबाई थी, 2 नाइट्रोजन जोड़ी क्षार के बीच में कितनी दूरी थी, व्यास कितना था, वो सब हमने देख लिया था। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डीएनए कुंडली की पैकेजिंग, है ना। अब इसको समझने से पहले पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानना पड़ेगा कि पैकेजिंग क्या होती है। देखिए मान लो मुझे जाना है किसी जगह पर घूमने के लिए, मेरे पास ढेर सारे कपड़े हैं, ढेर सारे कपड़े, है ना। अब इतने सारे कपड़ों को कैसे ले जाऊं, सिर पर ले जाऊंगा क्या, नहीं, इसमें डालूंगा, एक बैग में डालूंगा। सारे कपड़ों को लपेट कर, इस्त्री करके लपेट कर, प्रेस करके किसमें डाल दिए, बैग में डाल दिए, और इसको मैं लेकर चला गया। ये क्या कहलाएगा, कपड़ों की पैकेज। कपड़ों का हमने पैकेज बनाया और ले गए। और सिंपल शब्दों में पैकेजिंग क्या होती है आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई सामान आपने ऑर्डर किया, सामान आपने किसी दुकान से लिया, उसने उसकी पैकेजिंग कर दी और आपको दे दिया ताकि उसका नुकसान ना हो। बट यहां पर डीएनए की पैकेजिंग का मतलब क्या है, यहां पर डीएनए की पैकेजिंग है क्या, उसको समझने से पहले कुछ चीजों की जानकारी होना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, हमने बात करी थी, ध्यान से सुनिएगा, हमने बात करी कि ये अगर डीएनए है, ठीक है, तो इस डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार की जो जोड़ी है, मान लेते ए के सामने टी है और जी के सामने सी है, इनके बीच की दूरी कितनी थी याद करिए, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है, और एंगस्ट्रॉम में कितनी 3.4 एंगस्ट्रॉम थी, नैनोमीटर में मैंने आपको बता दिया। अब सर ये तो समझ में आ गया कि दो जोड़ी नाइट्रोजन क्षार जो हैं उनके बीच की दूरी समझ में आ गई। सर एक कोशिका जो होती है हमारी, अगर कोशिका की बात करें, सर हमारी कोशिका में जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में डीएनए मिलता है। सर बहुत सारा डीएनए मिल रहा है, बहुत सारा क्या मिल रहा है सर, डीएनए मिल रहा है। सर इतने सारे डीएनए में कितने जोड़ी नाइट्रोजन क्षार है, कितने जोड़ी है, सुनना समझना, क्या बोला मैंने, 2 जोड़ी, ये एक जोड़ी, ये एक जोड़ी, 2 जोड़ियों के बीच की दूरी इतनी थी। हम ये जानना चाहते हैं कि सर एक हमारी जो कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए मिल रहा है, इस सारे डीएनए में, संपूर्ण डीएनए में, संपूर्ण डीएनए एक कोशिका का जो संपूर्ण डीएनए, जितना भी डीएनए है, सारे डीएनए में कितने जोड़ी नाइट्रोजन क्षार हैं, कितने जोड़ी नाइट्रोजन क्षार हैं, तो बेटा जी लगभग 6.6 10 की घात 9 क्या है बेटा जी, आपके क्षार युगल है। अब देखिए युगल का मतलब जोड़ा, और क्षार वर्ड किसका है, नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन क्षार के जोड़े कितने हैं सर, 6.6 × 10 की घात 9 है।
समझ में आया बेटा? सिंपल सी बात समझ में आई है? फिर से बोलूं, वापस से सुनना। हमने बोला ये डीएनए हमने देखा, वॉटसन और क्रिक ने बताया कि ये जोड़ी नाइट्रोजन क्षार जो है, कौन से, वापस से देखिए, ये जोड़ी नाइट्रोजन क्षार जो है, ये एक जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी, जोड़ी ही तो है, युगल ही तो है। इस जोड़ी और इस जोड़ी के बीच की दूरी कितनी है? चलो समझ में आ गया। फिर हमसे प्रश्न पूछा गया, हमारी एक कोशिका में जितना भी डीएनए मिल रहा है, जितना भी डीएनए मिल रहा है, उस सारे डीएनए में मिलाकर कितने जोड़ी युगल मिल रहे हैं, कितने जोड़ी नाइट्रोजन क्षार मिल रहे हैं? हमें पता लगा सर इतने जोड़ी नाइट्रोजन क्षार मिल रहे हैं। तो अब आप मुझे बताएं, क्या मैं संपूर्ण डीएनए जो एक कोशिका में मिल रहा है उसकी लंबाई पता लगा सकता हूं? बताओ, लंबाई पता लगा सकता हूं? आप बोलेंगे सर कैसे? एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो आप सभी ने सीढ़ी देखी होगी, सीढ़ी होती है, देखी होगी बेटा, जिसके ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब मैंने बोला इस सीढ़ी में बीच में डंडे देखो कितने हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 हैं डंडे। कितने डंडे हैं भाई? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, कितने हैं? 7 हैं। अब बात आ रही है समझने वाली कि मुझे इस सीढ़ी की लंबाई पता, मुझे इस सीढ़ी की लंबाई पता करनी है, कितनी लंबी है। मान लो मैंने बोला कि इन दोनों डंडों के बीच की दूरी है, मान लेते हैं 2 मीटर। 2 मीटर। तो क्या मैं पूरी सीढ़ी की लंबाई पता लगा सकता हूं? सोचिए, बताइए, पता लगा सकता हूं? कैसे पता लगाऊंगा? 2 मीटर इन दोनों के बीच की दूरी है ना? 2 मीटर इन दोनों के बीच की दूरी है, तो बाकी कितनी होगी जरा सोचिए, दिमाग लगाएं। कितने बच गए? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, इन दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर, है ना? और कितने गैप मिल रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 इनके बीच में गैप मिल रहा है, तो कितनी दूरी हो जाएगी? 6 इंटू 2 मीटर कितना आ जाएगा? 12 मीटर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? और ये सिंपल सी कैलकुलेशन समझ में आई? बस इसी कैलकुलेशन को ध्यान में रखकर बेटा जरा दिमाग लगाएं, सोच समझकर मुझे बताएं। मैंने बोला संपूर्ण डीएनए जो है उसमें इतने जोड़ी नाइट्रोजन क्षार मिल रहे हैं। ये एक जोड़ी नाइट्रोजन, ये एक ऐसे करते करते इतने जोड़ी नाइट्रोजन क्षार मिल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे तो लंबाई पता लगानी है टोटल डीएनए की कितनी आएगी। तो मैं क्या करूंगा? ध्यान से सुनना। नीट 2020 का ये प्रश्न है। नीट 2020 का ये प्रश्न है जो सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठकर आया। नीट 2020 का ये प्रश्न है। क्या बोलता है प्रश्न? कि अगर हमारी कोशिका में यानी यूकैरियोटिक कोशिका में नाइट्रोजन क्षार जोड़ी कितनी मिल रही है, कितनी मिल रही है, और 2 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी इतनी है, तो डीएनए की लंबाई कितनी होगी? भैया 2 के बीच में दूरी इतनी है, तो बाकी जो बचे हुए हैं उनके बीच में दूरी कितनी होगी? तो इतनी दूरी इनटू ये, बताओ 2 के बीच में इतनी दूरी, तो बाकी बचे हुए में कितनी दूरी? तो क्या मैं करूंगा? 6.6 इंटू 10 की घात 9। इतने तो जोड़ी थे हमारे, है ना? और 2 के बीच में कितनी दूरी थी सर? 0.34 नैनोमीटर थी। 2 के बीच में इतनी दूरी, तो बचे हुए ये जितने भी हैं इनके बीच में टोटल कितनी दूरी हो जाएगी? तो डीएनए की लंबाई
कितनी हो जाएगी? सोचो, करो इसको, आइए देखते हैं। 6.6 इंटू 10 की घात 9 इंटू 0.34 इंटू 10 की घात -9 मीटर, क्योंकि नैनोमीटर को हमने बदल दिया किसमें? मीटर में। ये तो आप जानते होंगे, नैनोमीटर को, 1 नैनोमीटर में 10 की घात -9 क्या होते हैं? मीटर होते हैं। अब जरा सोचिए, ये 10 की घात -9, ये 10 की घात +9 कैंसिल होगी, बचा क्या हमारे पास? 6.6 इंटू 0.34 मीटर, इसको गुणा करेंगे, लगभग आंसर आएगा 2.23 समथिंग, कुछ ऐसा आएगा, और मीटर आएगा, जिसको हम सीधा सीधा बोलते हैं कितना? 2.2 मीटर। यानी डीएनए की लंबाई कितनी थी मेरे भाई? सोचिए, ये कोशिका के अंदर जितना भी डीएनए है, सारे डीएनए को अगर मैं जोड़ दूं, ये सारे डीएनए के जो धागे हैं, अगर इन सभी को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना लंबा है मेरे भाई? 2.2 मीटर लंबा है। ये है आंसर, और यही प्रश्न आया है नीट 2020 में इस साल। सोचो, पिछले साल मतलब 20 में, है ना? तो 21 का होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब ना सोचने वाली बात, समझने वाली बात, मीटर में आया है आंसर। किसमें आया है? मीटर में। आप जानते हैं 1 मीटर कितना लंबा होता है? सोचो, 1 मीटर, ये मेरा हाथ देख रहे हो, इस हाथ की ये उंगली की ये सिरा देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर, 1 मीटर। पतंग उड़ाई है? पतंग उड़ाते हैं तो आप में से कई बच्चे जिन्होंने पतंग उड़ाई हुई उनको पता होगा, बचपन में जब हम पतंग उड़ाते थे, अभी तो मैं नहीं उड़ाता हूँ, बचपन में जब हम पतंग उड़ाते थे तो क्या करते थे हम? मंजा या सद्दा बोलते थे। व्हाइट कलर वाला सद्दा होता था और मांझा होता था, है ना? तो हम मांझा या सद्दा लेने जब जाते थे, व्हाइट कलर का धागा या वो जो मांझा लेने जाते थे, तो बोलते थे क्या दे दो? 2 मीटर दे दो धागा। वो क्या करता था? ऐसे नापता था, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, 1 मीटर इतना लंबा। अब जरा सोचिए, आपकी स्क्रीन में मैं यहां तक आ रहा हूं, 1 मीटर है ना, इतनी लंबाई 1 मीटर। अब यहीं से खड़ा हो जाऊंगा तो बाहर निकल जाऊंगा, कितना हो जाएगा? लगभग 2 मीटर। बहुत लंबा, ये 2 मीटर है, इससे भी लंबा होएगा थोड़ा, 2 मीटर। अब इमेजिन करो, सोचो, एक कोशिका जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देती। सोचो, अपने हाथ को देखो, क्या आपको हाथ में अपनी कोशिका दिख रही है? आप बोलेंगे नहीं। उस कोशिका के अंदर केंद्रक दिख रहा है? आप बोलेंगे सर नहीं, कोशिका ही नहीं दिख रही तो केंद्रक कैसे दिखेगा? सोचो, उस केंद्रक के अंदर इतना लंबा डीएनए, इतना लंबा डीएनए, कितना लंबा? 2.2 मीटर लंबा डीएनए कैसे डाल दिया? कैसे डाल दिया अंदर? कैसे डाल दिया? सर आंखों से कोशिका नहीं दिख रही, उसके अंदर केंद्रक नहीं दिख रहा, इतना लंबा डीएनए कैसे डाल दिया? पता की बात बताऊं, ध्यान से सुनना। अगर बेटा मैं अपने शरीर की, ध्यान से सुनना, अगर मैं अपने शरीर की, ध्यान से सुनना, मेरे शरीर की सारी कोशिकाओं के डीएनए को निकालकर जोड़ दूं, क्या बोला? मेरी एक कोशिका में कितना? 2.2 मीटर, इतना लंबा डीएनए। मेरे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, अरबों खरबों जो भी होता है ना, इतनी सारी कोशिकाएं। अब जरा सोचिए, इतनी सारी कोशिकाओं का सभी का डीएनए निकालकर अगर जोड़ने बैठ जाऊं, जानते हैं वो डीएनए कितना लंबा होगा? जानते हैं? बताऊं? मैं उस डीएनए जितना मेरे शरीर में डीएनए भरा पड़ा है, अगर सारे डीएनए को जोड़कर पकड़कर चलूं ना, तो मैं इस पृथ्वी का पूरा एक चक्कर नहीं, दूसरा चक्कर नहीं, तीसरा चक्कर, यानी 3 चक्कर काट लूंगा मैं इस पृथ्वी के। सोचो, हमें यूपी से बिहार जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? कुछ किलोमीटर होती होगी, 250-300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। अरे भैया, पृथ्वी का चक्कर काट लेंगे 3 बार, इतना लंबा डीएनए मेरे अंदर भरा पड़ा है। सोचकर हैरानी नहीं होगी? और छोड़ो इसको, और सिंपल तरीके से बोलूं, इस पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक की दूरी में तय कर लूंगा, इतना लंबा डीएनए मेरे अंदर भरा पड़ा है। आप बोलेंगे सर मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, साइंटिफिकली प्रूवन है, ये प्रूफ है। इतना लंबा डीएनए
हमारे शरीर में भरा पड़ा है। सोचो, साइंस है ना, गजब की चीज है। दिमाग लगाओ, इतना लंबा डीएनए, पृथ्वी के 3 चक्कर काट लूं, चंद्रमा तक की दूरी तय कर लूं, इतना लंबा डीएनए मेरे शरीर में भरा पड़ा है। कैसे डाल दिया? अरे भैया, ये जो कोशिका जिसको हम आंखों से नहीं देख पा रहे, इसके केंद्रक को नहीं देख पा रहे, इसके अंदर यहां से लेकर यहां तक इतना लंबा डीएनए कैसे फिट कर दिया, कैसे डाल दिया? आएगा ना मन में प्रश्न, ये बताता हूं कैसे डाल दिया। आप में से कितने बच्चों ने ये उड़ाई है? आप बोलेंगे सर सभी ने उड़ाई है। सर उड़ाई होगी, पतंग उड़ाई है ना? बोलेंगे यस सर, पतंग उड़ाई है। एक बेस्ट एग्जांपल से बताता हूं, समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, मान लो अभी आप अगर मेरा लेक्चर देख रहे हो, बाहर देखो, खिड़की से बाहर, और सोचो 1 किलोमीटर लंबी आप पतंग उड़ाना चाहते। कितनी लंबी? 1 किलोमीटर लंबी पतंग। तो आपको धागा कितना लंबा चाहिए? आप सीधा बोलेंगे सर 1 किलोमीटर लंबा क्या चाहिए? धागा चाहिए। मैंने कहा वेल डन, बहुत तगड़ी बात बताई आपने। मुझे 1 किलोमीटर लंबी पतंग उड़ानी है, मेरे पास 1 किलोमीटर लंबा धागा था। ठीक है जी, उड़ा दी। अब इतना लंबा जो धागा जो है, क्या मैं इसको इतने से चरखे के ऊपर लपेट सकता हूं? सोचो, धागा इतना लंबा, और इतने लंबे धागे को क्या मैं इतने से चरखे के ऊपर, इतने लंबे धागे को, 1 किलोमीटर लंबे धागे को क्या मैं इस चरखे के ऊपर लपेट सकता हूं? आप बोलेंगे यस सर, लपेट सकते हैं। यही क्या कहलाता है? धागे की पैकेजिंग। इसी को ही हम क्या बोलेंगे कि धागे की हमने क्या कर दी है? पैकेजिंग कर दी है, पैकेज में बदल दिया है, उसको लपेट दिया है, ताकि ये इतनी लंबी दूरी जो है इसको छोटा कर सके। बस इसी चीज को समझना था कि जो हमारा टॉपिक था क्या, कि डीएनए की पैकेजिंग, कि भैया इतना लंबा डीएनए अंदर कैसे डाला? कैसे डाला? तो भैया इतने लंबे डीएनए को हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के ऊपर लपेटा। अब आप बोलेंगे सर किसके ऊपर लपेटा, कैसे लपेटा, कौन है जिसके ऊपर लपेट रहे हैं, है ना? तो अब वो समझने वाले हैं किसके ऊपर लपेटा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाना चाहूंगा यहां पर, है ना? तो कुछ डायग्राम है, कृपया करके देखिए, बड़े अच्छे डायग्राम हैं, देखिए ध्यान से देखिए। ये सबसे पहला डायग्राम। अब इस डायग्राम में ना ये है डीएनए, ये डीएनए, और इस डीएनए को हम कुछ बॉल के ऊपर फिर लपेट रहे हैं, फिर लपेट रहे हैं, फिर लपेट रहे, छोटा छोटा करके हमने दिखाया। ऐसी कई सारी बॉल्स हैं जिनके ऊपर हमने डीएनए को लपेटा, है ना? अब ऐसी कई सारी संरचनाएं मिलकर एक संरचना बना रही है। ये संरचना दिख रही है, और फाइनली ये संरचना क्या बनती हुई दिखाई दे रही है? सर गुणसूत्र, क्रोमोसोम। नहीं समझ में आया? छोड़ो, एक और डायग्राम देखो, ये देखो। सर ये तो मैगी दिख रही है। सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कटोरे में मैगी भर दी हो, है ना? हाँ, मैगी जैसा ही है। ये क्या है? सर ये गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है। सर क्या होता है गुणसूत्र, क्या होता है क्रोमोसोम? ये सब कुछ समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, एक एक चीज समझ में आएगी, बशर्ते पेशेंस रखना, धैर्य रखना, आराम से समझ में आएगा। हाँ जी, यहां पर जरा देखिएगा सिंपल सी बात को। ये डीएनए, ये इधर देखो, ये डीएनए, इसको हमने कुछ बॉल दिख रही है इसके ऊपर लपेटा, फिर डीएनए को लपेटा, फिर डीएनए को ऐसे करते करते कई सारी बॉल्स एक दूसरे के पास पास हैं, और एक संरचना बन रही है, एक धागा बन रहा है, और ये धागे अंदर मिल रहे हैं केंद्रक। ये धागे समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया? और एक और संरचना देखो, ये देखो, इस पे ये जो लाल रंग का दिख रहा है, लाल रंग का, ये है डीएनए। कौन है बेटा ये लाल रंग का? कौन है? डीएनए, लाल रंग का, है ना? और ये जो बॉल्स दिख रही हैं, ये क्या है? बस वही तो समझना है। तो ये जो डायग्राम है, इनको मैं वापस से समझाऊंगा, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया डायग्राम्स का। बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे डायग्राम से समझाऊंगा ये क्या है, ये सारी चीज समझाऊंगा। उससे पहले जरा सोचिए, क्या ये लाइन समझ में आई आपको? हमें क्या करना था? हमें इतने लंबे डीएनए को लपेटना है कुल मिला। अब किसके ऊपर लपेटे, कैसे लपेटे?
आगे बढ़ने से पहले ध्यान से सुनिएगा, नीट 2020 का एक और प्रश्न इसी चैप्टर का एक और प्रश्न, डीएनए पर आवेश कैसा होता है? डीएनए पर आवेश यानी चार्ज कैसा होता है? आपसे कोई पूछे डीएनए पर आवेश कैसा होता है, ये नीट 2020 का प्रश्न है, याद रखना। तो डीएनए पर आवेश चार्ज कैसा होता है? तो मेरे भाई याद रखना कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है बच्चों? ऋणात्मक आवेश होता है डीएनए पर। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अब आप बोलेंगे सर किसके कारण डीएनए पर आवेश नेगेटिव होता है? तो आप मुझे बताएं, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अब आप बोलेंगे सर किसके कारण डीएनए पर आवेश नेगेटिव होता है? तो आप मुझे बताएं, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों न्यूक्लिक अम्ल है। चाहे तो मैं ऐसे भी बोल सकता था कि भैया न्यूक्लिक अम्ल पर आवेश कैसा होता है, क्योंकि डीएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। तो याद रखना, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, आवेश उनका कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसके कारण याद रखना, भूल मत जाना, कोई ये संरचना मिल रही थी डीएनए में। याद आ रहा है ये क्या था? याद करिए ये क्या था, याद करिए ये क्या था। क्या ये फॉस्फेट समूह था या नहीं? 70 रुपए आधा किलो, जिसको हमने और कैसे लिखा था? क्या हमने इसको ऐसे लिखा था या नहीं लिखा था? बिल्कुल लिखा था। तो याद रखना, फॉस्फेट समूह के कारण, किसके कारण? फॉस्फेट समूह के कारण कैसा आवेश होता है? नेगेटिव आवेश होता है। याद रखना, डीएनए पर कैसा चार्ज होता है? ऋणात्मक होता है। भूल मत जाइएगा। बताएं, ये चीज समझ में आ गई? अब आप जरा सोचिए, ये तो समझ में आ गया सर डीएनए पर आवेश होता है नेगेटिव, इसके कारण सर फॉस्फेट समूह के कारण होता है। अब आप मुझे बताएं, हमें तो इतने लंबे डीएनए को केंद्रक में डालना है, क्या करें? सर लपेटेंगे, सर पैकेजिंग करेंगे, किसी ना किसी चीज के ऊपर लपेटेंगे, कुंडलन, जो कुंडलित संरचना है डीएनए की, उसकी पैकेजिंग करेंगे। सर किसके ऊपर लपेटे? बाबू जरा दिमाग लगाओ, जिस चीज के ऊपर लपेटेंगे उस पर आवेश कैसा होना चाहिए? सोचो, जिसके ऊपर लपेटेंगे डीएनए को उस पर आवेश नेगेटिव होगा क्या? बोलेंगे नहीं सर, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव आवेश वाली चीज को लपेटेंगे, क्या लिपटेगी? नहीं। तो कैसा होना चाहिए? जिसके ऊपर हम डीएनए को लपेटेंगे उस पर आवेश कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव यानी धनात्मक। अब फाइनली हम बात पर आते हैं कि हम डीएनए को किस पर लपेटते हैं। आइएगा, ध्यान से सुनना बेटा जी। हम इस डीएनए को एक संरचना पर लपेटते हैं, एक संरचना पर पैकेजिंग करते हैं। क्या बोला? हम इस डीएनए को, ये डीएनए का जो धागा है, इसको लपेटने वाले हैं, यानी पैकेजिंग करने वाले हैं। सर किस संरचना के ऊपर? बेटा जी उस संरचना का नाम है, आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन। उस संरचना को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। अब आप मुझे बताएं, इस हिस्टोन प्रोटीन पर आवेश कैसा होगा? सर हिस्टोन प्रोटीन पर आवेश होगा कैसा? धनात्मक यानी पॉजिटिव। अब इस पर पॉजिटिव है और डीएनए पर नेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे के ऊपर लिपट जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते, आकर्षित करते हैं। तो डीएनए पर नेगेटिव, हिस्टोन पर पॉजिटिव। तो बाबू ये जो संरचना, ये जो बॉल्स मैंने आपको दिखाई हैं, ये बॉल ये बॉल क्या है? ये है हिस्टोन प्रोटीन। नहीं दिखाई दिया? ये देखो, ये है हिस्टोन प्रोटीन। ये पीले रंग की दिख रही है और साथ साथ हरे रंग की भी संरचना दिख रही है। तो पीले रंग की संरचना और ये जो हरे रंग की संरचना है, ये है
हिस्टोन प्रोटीन, जिसके ऊपर लाल रंग का ये डीएनए लिपटा हुआ है। इसी को बोला जाता है क्या? डीएनए की पैकेजिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं? डीएनए की पैकेजिंग। सर ये तो समझ में आ गया कि आप क्या करने वाले हो। सर आप ये हिस्टोन प्रोटीन है। कौन है ये? हिस्टोन प्रोटीन है। और इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आप लपेटने वाले हो क्या? डीएनए। चलो सर समझ में आ गया। आपने इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेट दिया। क्या लपेट दिया? डीएनए लपेट दिया। चलिए जी सर समझ में आ गया, यहां तक चीज क्लियर है। अब आगे क्या होगा? अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बंधु, जरा गौर से सुनिएगा जो आगे की चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिएगा बेटा जी, ये चीज समझ में आ रही है? डायग्राम समझ में आ रहे हैं जो धीरे धीरे करके मैं आपको समझा रहा हूं? आ रहे हैं? अब इधर थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं, समझते हैं। देखिए बेटा जी, हमने बोला ये एक कोशिका और इस कोशिका के केंद्रक में क्या मिल रहा है? हमने बोला सर डीएनए मिल रहा है, डीएनए के धागे मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझते नहीं है। गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये डीएनए है, अच्छे से बना दो। आप बोलेंगे सर आपने तो समझाया था ऐसे नहीं बनेगा, चलो ऐसे बना देता हूं। ये डीएनए, ठीक है, ये डीएनए, ठीक है बेटा। अब ये जो डीएनए है इसके धागे मिलते हैं किसमें? केंद्र। क्या मिलते हैं? डीएनए के धागे मिलते हैं। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं जो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फील करना क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसी कोशिका को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और समझिएगा। यही कोशिका जिसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, ये इसका केंद्रक। ठीक है, अब इस केंद्रक में ध्यान से देखना, ये हिस्टोन प्रोटीन, एक और, एक और, एक और, एक और, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन दिख रहे? चलो क्या करेंगे सर? सर लपेटेंगे सर। इसको डीएनए को लपेटा, फिर लपेटा, फिर से और सर ये हमारा एक धागा है डीएनए का, जो बार बार लिपट रहा है किसके ऊपर? हिस्टोन। ऐसे नहीं लग रहा एक धागे के ऊपर मोती पिरो रखे हैं? सोचो, एक धागा जो बार बार फूला हुआ है, फिर फूला, फिर फूला, फिर फूला, फिर फूला। ऐसे लग रहा है एक धागे के ऊपर मोती पिरो रखे, बीड्स बोलते हैं। ऐसा लगता है एक धागे के ऊपर बीड्स मिल रहे हैं, मोती मिल रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अभी और तसल्ली से सुनते जाइएगा। सर एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, ऐसे सर एक और, हिस्टोन, 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 सर हिस्टोन, 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 हिस्टोन। ठीक है, क्या लपेटा? सर डीएनए, फिर से डीएनए, फिर से और फिर से। चलो जी, डीएनए, 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 डीएनए लपेटा। ठीक है, एक आखिरी और दिखा देता हूं। चलो जी, चलो अब आप मुझे फाइनली बताएं कि आपको केंद्रक में क्या दिख रहा है? आप बोलेंगे सर डीएनए दिख रहा है। सर डीएनए का ये धागा दिख रहा है, ये डीएनए जो लिपटा हुआ है किसके ऊपर? सर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? चलें आगे। अब इधर देखना ध्यान से, ऐसे ये पूरा, ये संरचना, ये पूरी एक संरचना, इस पूरी संरचना को ध्यान से सुनना, इस पूरी संरचना को, ये संरचना को हम बोलते हैं क्या? क्रोमेटिड। क्या नाम देते हैं? क्रोमेटिड। वर्ड ध्यान से सुनना, क्या नाम दिया है? क्रोमेटिड। ठीक है,
और इस क्रोमेटिड में ध्यान से सुनना, एक और चीज, इस क्रोमेटिड में ध्यान से सुनिएगा, इस क्रोमेटिड में बाबू इस क्रोमेटिड का जो धागा होता है इसके बिल्कुल बीच में, इसके बिल्कुल बीच में कुछ अलग से मैंने संरचना यहां पर बनाई है जो आपको दिख रही होगी हरे से रंग की, ठीक है। इस क्रोमेटिड में क्या था? क्रोमेटिड, सोचो, डीएनए का धागा जो लिपटा हुआ है जगह 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 पर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, ठीक है, जिसके बीच में एक प्रोटीन की संरचना मिल रही है। किसकी? प्रोटीन की संरचना मिलती है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या नाम देते हैं? काइनेटोकोर। सर समझ में आ गया। ये सर काइनेटोकोर है, बीच में किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। ये क्रोमेटिड है सर, ये भी क्रोमेटिड, ये भी क्रोमेटिड, ये भी क्रोमेटिड। बंधु ध्यान से सुनना, ऐसे हमारी एक कोशिका में लगभग कितने 92 क्या होते हैं? क्रोमेटिड। क्या होते हैं? 92 क्या होते हैं? क्रोमेटिड। इतनी सी बात समझ में आई? चले, कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का? आइए अब आगे चलते हैं, अब ध्यान से सुनना। अब इसी संरचना को अगर मैं बाहर बनाऊं, देखिएगा, इसी संरचना को अगर मैं बाहर बनाऊं, ये हमारा हिस्टोन 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 हिस्टोन, ठीक है। और इस हिस्टोन पर ये जो हिस्टोन है, इसके ऊपर हम क्या लपेटने वाले हैं मेरे भाई? इसके ऊपर हमने लपेटा क्या सर? डीएनए। मैंने कहा वेल डन। बाकी वो आपको समझ में आता है, बीच में कौन होएगा? काइनेटोकोर होएगा, प्रोटीन की एक संरचना होगी। इसका कार्य बाद में बताऊंगा क्या कार्य है, कोशिका विभाजन के दौरान इसका कार्य होता है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, क्रोमेटिड जो होता है उसके बीच में काइनेटोकोर मिलता है। हाँ जी, ये क्रोमेटिड है, ठीक है। क्या था क्रोमेटिड? आप बोलेंगे सर ये एक धागा है, ऐसे लग रखा है एक धागे पर मोती पिरो रखा। अब ये जो फूला हुआ भाग है, ये वाला, ये जो फूला हुआ भाग है, सर फिर से फूला हुआ भाग, सर फिर से फूला हुआ भाग, फिर से फूला हुआ भाग। भाई ऐसा ही तो है, देखो ये एक धागा, फिर फूला हुआ भाग, फिर फूला हुआ भाग, फिर फूला हुआ भाग, फिर फूला हुआ भाग, ऐसा ही तो है ये। तो ये जो फूले फूले हुए से भाग हैं, दिमाग लगाएं, ये फूला फूला भाग जो है, ये फूला हुआ संरचना जो है, फूली हुई संरचना जो है, ये क्या है? बोलेंगे सर कुछ नहीं, हिस्टोन अंदर है और उसके ऊपर लपेट दिया क्या? डीएनए। ये संरचना मेरे भाई, ये संरचना कहलाती है, याद रखना, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चे? न्यूक्लियोसोम नाम देते हैं। न्यूक्लियोसोम। तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया कि ये न्यूक्लियोसोम एक और एक और एक और, तो कई सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर या क्रोमेटिड बना रहे हैं या नहीं बना रहे? सोचो, कई सारे, सोचो ये न्यूक्लियोसोम है, फिर ये न्यूक्लियोसोम, फिर ये न्यूक्लियोसोम, फिर ये न्यूक्लियोसोम, ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर एक लंबी सी एक धागा बना रहे थे। उस धागे को हमने बोला क्या? क्रोमेटिड। आया समझ में? न्यूक्लियोसोम किससे बना हुआ है? सर अंदर है कौन? हिस्टोन, और उसके ऊपर लिपटा हुआ है कौन? डीएनए। डन? समझ में आ गया? चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का चलें। अब आगे ध्यान से सुनना, समझना। अब आप मुझे बताएं, एक कोशिका के केंद्रक में क्या मिल रहा था? आप बोलेंगे सर क्रोमेटिड मिल रहे। कितने मिल रहे हैं? 90। और ये क्रोमेटिड जो है, ये ऐसे लगता है जैसे इस कोशिका के केंद्रक में इस तरीके से फैले पड़े हैं, यूं, इस तरीके से। सोचिए 92 क्रोमेटिड हैं। कितने हैं? 92 क्रोमेटिड इस केंद्रक के अंदर फैले पड़े, एक जाल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक जाल बन रहा है। किसका? भैया क्रोमेटिड का।
इसका जाल बन रहा है सर क्रोमेटिड का। यहां पर ये क्या है, ये न्यूक्लियोसोम है। हर एक धागे में क्या है, न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, अब फाइनली जरा सोचिए, दिमाग लगाएं, क्या आपको ये जाल नहीं दिखाई दे रहा? बोलेंगे यस सर, जाल दिखाई दे रहा है। इसके अंदर, केंद्रक के अंदर। वापस से सुनो, फिर से सुनो, वापस से। ये कोशिका, उसका केंद्रक, उस केंद्रक के अंदर था डीएनए। इतना लंबा डीएनए कैसे डाला? भैया हमने डीएनए को लपेटा। कैसे लिपटा? एक प्रोटीन के ऊपर लिपटा जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, जिस पर आवेश है कैसा, धनात्मक। और डीएनए पर आवेश कैसा था, ऋणात्मक। किसके कारण ऋणात्मक? फॉस्फेट। आपका ये भी प्रश्न होएगा ना कि सर हिस्टोन पर धनात्मक कैसे हुआ, वो भी अभी बताऊंगा। हाँ जी, डीएनए लपेटा, ये डीएनए लपेटा, फिर डीएनए लपेटा, फिर डीएनए लपेटा, फिर डीएनए लपेटा। तो ये जो फूला हुआ भाग था इसका नाम था न्यूक्लियोसोम। ये भी न्यूक्लियोसोम, ये भी न्यूक्लियोसोम, ये भी न्यूक्लियोसोम। ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर एक धागा बना रहे हैं, है ना। और उसी धागे को हमने बोला क्रोमेटिड। क्या नाम दिया? क्रोमेटिड। अब इस क्रोमेटिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध गुण सूत्र। क्या बोलते हैं? अर्ध गुण सूत्र। अब आप बोलेंगे सर अर्ध गुण सूत्र में अर्ध का मतलब तो आधा होता है, और गुणसूत्र हम जानते हैं क्रोमोसोम होता है। बता रहा हूं, वेट। क्रोमेटिड को हिंदी में क्या बोला? अर्ध गुण सूत्र। और हमने ये बोला ऐसे 92 क्रोमेटिड हमारी कोशिका में फैले हुए, इस तरीके से एक जाल सा बन रहा है। बेटा जी यही जाल, इसका अर्ध गुण सूत्रों का, क्रोमेटिड का ये जाल कहलाता है, याद रखना, क्रोमेटिन। क्या कहलाता है? क्रोमेटिन। क्या नाम था? क्रोमेटिन। तो आपसे कोई पूछे क्रोमेटिन क्या है, आप सीधा आंसर देंगे सर क्रोमेटिन एक जाल है, नेटवर्क जाल है। किसका? सर क्रोमेटिड, जिसको हम अर्धगुण सूत्र बोलते। कितने मिल रहे हैं हमारी कोशिका में? हर जीव में अलग अलग होगी संख्या, हमारे अंदर कितने मिल रहे हैं सर? 92 मिल रहे हैं। ये क्रोमेटिड एक जाल बना रहे थे, उसका नाम था क्रोमेटिन। क्रोमेटिड किससे बना हुआ है सर? बहुत सारे न्यूक्लियोसोम से। एक न्यूक्लियोसोम किससे बना हुआ है सर? हिस्टोन प्रोटीन, जिसके ऊपर लपेट रखा है क्या? डीएनए। बताएं, यहां तक की बात समझ में आ गई? चलें आगे। अब मैं थोड़ा सा ना आपको 11वीं कक्षा की तरफ ले चलता हूं। थोड़ा सा बैक गियर लगाएं और 11वीं कक्षा की तरफ चलें और सोचे, दिमाग लगाएं। क्या 11वीं कक्षा में एक अध्याय था आपका कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, याद आ रहा है? याद आ रहा है? कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन, ऐसा कुछ अध्याय पढ़ा था आप लोगों ने? आप बोलेंगे यस। उस अध्याय में ना एक वर्ड अगर आपको याद आ रहा हो, कुछ अवस्थाएं याद आ रही है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, अंत्यावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, ऐसी कुछ अवस्थाएं याद आ रही है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज याद आ रही है? उसमें प्रोफेज अवस्था में कोई चीज याद आ रही है क्या? क्रोमेटिन का संघनन। क्या? क्रोमेटिन का संघनन। संघनन को अंग्रेजी में बोलते हैं कंडेंसेशन। मैंने बोला पानी था, उस पानी का गलनांक जो है मैंने कम कर दिया। वो क्या हो गया? उसका मेल्टिंग पॉइंट जो था वो हमने कम कर दिया, जिसकी वजह से वो पानी बर्फ में बदल गया, सिकुड़ गया, छोटा हो गया। होता है कि नहीं होता? आप बोलेंगे हाँ सर। अब मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूं, संघनन का मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में बोलूं, संघनन का मतलब होता है निचुड़ जाना, सिकुड़ जाना, छोटा हो जाना। क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। तो बाबू जरा देखकर बताइएगा आपको क्या दिख रहा है। कोशिका विभाजन के दौरान, पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहा हूं? कोशिका विभाजन के दौरान ये जो क्रोमेटिन जो जाल, किसका जाल था? क्रोमेटिड का जाल था। कितने? 92 क्रोमेटिड, है ना। देखिएगा ये एक क्रोमेटिड, सोचिए यहां पर लंबे लंबे क्रोमेटिड थे, क्रोमेटिड सिकुड़ गया। क्रोमेटिन नहीं, अभी सुनो, क्रोमेटिड जो थे, जो जाल बना रहे थे, जाल का नाम क्या था? क्रोमेटिन। वो सिकुड़ गया, छोटा हो गया, एक, है ना।
जिस पर ऐसे लग रहा है जैसे मोती पिरो रखे थे, ये न्यूक्लियोसोम थे भैया हमारे। ठीक है, चलिए जी, कौन है बेटा? ये क्रोमेटिड है। लो एक और क्रोमेटिड, अब ये संरचना जो है, ये संरचना ऐसी एक और एक और एक और एक और एक और एक और इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, ये क्या है? ये है गुण सूत्र। इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, जिनको अभी भी समझ में नहीं आया ना, एक काम करना, एक काम करना, क्या करना बेटा? एक काम करना, क्या आपके घर में धागा है? कोई धागा, वो सुई धागा वाला होता है, उस धागे को ना खोलकर पूरे रूम में बिखेर देना। बिखेर दिया आपने, बिखेर दिया। अब उस धागे को आप सिकुड़ सकते हैं, नहीं सिकुड़ सकते? सिकुड़ सकते। बस वही चीज है, क्या ये जो धागे थे ना यहां पर क्रोमेटिड अर्ध गुणसूत्र, उन धागों को हमने सिकुड़ दिया, छोटा कर दिया और दो क्रोमेटिड को जोड़ दिया। इसको जोड़ दिया भैया, ये एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, ध्यान से देखना, ये एक क्रोमेटिड, ठीक है, जिस पर आपको न्यूक्लियोसोम दिखाई दे रहा होगा। डीएनए लिपटा, डीएनए लिपटा, डीएनए लिपटा दिखाई दे रहा है। चलिए, ये क्रोमेटिड, एक और क्रोमेटिड, एक और क्रोमेटिड। अब आप मुझे बताएं, क्या आपको यहां पर दो क्रोमेटिड नहीं दिखाई दे रहे? आप बोलेंगे यस सर, दो क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं। भैया हमने दो क्रोमेटिड को साथ साथ लाकर जोड़ दिया। अब जरा सोचिए, हिंदी में क्या बोला था आप? एक क्रोमेटिड को क्या बोला था? सर अर्ध गुणसूत्र, एक और अर्ध गुणसूत्र। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सर पूर्ण गुणसूत्र। तो अब आप मुझे बताएं, एक गुणसूत्र जो होता है, क्रोमोसोम जो होता है, वो किससे बना होता है? दो क्रोमेटिड से। आधा ये क्रोमेटिड, आधा ये क्रोमेटिड, अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र मिलकर क्या बनेगा? पूरा गुणसूत्र। आई होप पूरी बात आपको ए टू जेड क्लियर हो गई होगी। तो मेरे ख्याल से अब इस डायग्राम को देखना अच्छा लगेगा। कौन सा? ये वाला। देखिए, डीएनए, ठीक है, हमने बड़ा कर दिखाया, एक्सपेंड करके दिखाया। ये डीएनए भैया, हमने इस डीएनए को लपेटा, इसके ऊपर बॉल, कौन? हिस्टोन। फिर वापस से लपेटा, फिर वापस से लपेटा, फिर वापस से लपेटा, फिर वापस से लपेटा, लपेटते 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 क्या बन रहा है? एक धागा बन रहा है। उस धागे का नाम था क्रोमेटिड। ऐसे दो क्रोमेटिड मिलकर क्या बना रहे हैं? क्रोमोसोम। ठीक, एक और डायग्राम देखो, देखो सर, ये डीएनए, इस डीएनए को हिस्टोन के ऊपर लपेटा, फिर से लपेटा, फिर से लपेटा। सर न्यूक्लियोसोम है, सर ये न्यूक्लियोसोम, 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 बहुत सारे न्यूक्लियोसोम धागे बना रहे थे। ऐसे बहुत सारे धागे केंद्र के अंदर फैले पड़े। क्या नाम है इनका? ये जो फैले हुए हैं इनका क्या नाम था? अंग्रेजी में लिखा हुआ है क्रोमैटिन। क्या लिखा हुआ है? क्रोमैटिन। हिंदी में भी क्रोमैटिन। और यही क्रोमैटिन संघनन करके, सिकुड़ कर क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? गुण सूत्र बना रहा है। ये था कंसेप्ट। ठीक है, अब बेटा जी यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। किसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा? हिस्टोन की संरचना को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये आपको बताना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया सर, ये डीएनए लाल रंग का। सर ये बॉल्स जो दिख रही हैं, अभी तो आपने सर एक ही बॉल बनाई थी जिसके ऊपर आपने सर डीएनए को लपेट दिया, लेकिन सर यहां पर तो 8 बॉल दिख रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक डंडा भी दिख रहा है सर। इसको भी आप हिस्टोन बोल रहे हो, इन 8 को भी हिस्टोन बोल रहे हो। ये हिस्टोन कैसी संरचना है?
ये तो समझ में आ गया कि हिस्टोन जो है वो एक कैसा आवेशित संरचना है, धनात्मक। इसके कारण धनात्मक। और ये क्या है, ये बॉल्स, कितनी बॉल्स मिल रही हैं, एक हिस्टोन कितने भागों से बना हुआ है, वो बताना पड़ेगा ना मेरे भाई। ये सारी चीजें जो है आपको समझानी पड़ेंगी, ठीक है। कह रहे थे किसकी भैया, हमारे डीएनए की। और ये डीएनए इतना लंबा होता है एक कोशिका में, जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। कितना, एक कोशिका जिसको हम आंख से नहीं देख सकते, जिसके अंदर केंद्रक विश्व बिल्कुल ही नहीं देख सकते, उसके अंदर डीएनए कितना लंबा था, 2.2 मीटर लंबा था। इतना लंबा डीएनए कैसे डाला, मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं लपेटा। किसके ऊपर लपेटा, ये भी बताया था। किसके ऊपर लपेटा था, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटा था, याद आ रहा है। और वो जो संरचना जो बनी थी उसका नाम था न्यूक्लियोसोम, जो कुछ इस तरीके से थी। ये डीएनए इसको हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटा, ये संरचना क्या कहला रही थी, आपकी न्यूक्लियोसोम। ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर एक धागा बनाएंगे, किसका, डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का। तो न्यूक्लियोसोम मिलकर क्या बना रहे थे, एक धागा बना रहे थे जिसका नाम था क्रोमेटिड, है ना, याद आ रहा है। और ऐसे दो क्रोमेटिड मिलकर क्या बनाएंगे बेटा जी, आपका ये गुणसूत्र। ये हम सब कुछ देख चुके थे, ये देख चुके थे, ये डायग्राम देख चुके थे। अब बिंदु आ रहा था इस हिस्टोन प्रोटीन की संरचना को पढ़ने का। आइए इसकी बात करते हैं। देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा। हम बोलते हैं कि भैया हिस्टोन प्रोटीन जो है, हिस्टोन प्रोटीन जो है ना, वो कैसी संरचना, या हिस्टोन प्रोटीन पर आवेश कैसा होता है, मैंने आपको बताया था कैसा होता है, धनात्मक। कैसा आवेश होता है, धनात्मक। डीएनए पर कैसा था, ऋणात्मक। किसके कारण था डीएनए पे ऋणात्मक, ये बता दिया था आपको, फॉस्फेट समूह के कारण था। बात आ रही है हिस्टोन प्रोटीन पर जो धनात्मक आवेश मिल रहा है, ये धनात्मक आवेश हिस्टोन प्रोटीन पर किसके कारण है ना। तो आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, प्रोटीन क्या होता है, पहले तो ये सोचो प्रोटीन क्या है। तो याद रखना, ध्यान से सुनना, जैसे आपके घर में दीवार है, दीवार है ना। अब दीवार एक ईंट से तो बनी नहीं हुई, बहुत सारी ईंट लगाकर, बहुत सारी ईंट के ऊपर ईंट लगाकर आपने दीवार खड़ी करी है। तो दीवार एक ईंट से नहीं बनी हुई, कई सारी ईंटों से बनी हुई है ना। लेकिन दीवार की इकाई क्या है, आप बोलेंगे सर ईंट है। ऐसी कई सारी ईंटें मिलकर क्या बना रही है, दीवार बना रही है। तो बेटा जी आपसे कोई पूछे प्रोटीन किससे बना हुआ है, तो आप सीधा बोलेंगे सर प्रोटीन बहुलक होता है, किसका, अमीनो अम्ल का, जो हम लेक्चर फर्स्ट में भी देखे थे ना। तो भैया प्रोटीन किसका बहुलक होता है, अमीनो अम्ल का। डन, चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं है। प्रोटीन बहुलक होता है, बहुलक यानी पॉलीमर होता है, किसका, अमीनो अम्ल का। आप बोलेंगे सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया हमें। अब ये क्यों बताए, हम तो जानते थे, कुछ चीज बतानी है मेरे भाई। हमें तो ये देखना है कि धनात्मक आवेश कैसे आया है। तो ये धनात्मक आवेश पढ़ने के लिए हमें अमीनो अम्ल के बारे में जानकारी होना जरूरी है ना। अमीनो एसिड जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अमीनो एसिड, ठीक है। अब बेटा ये अमीनो एसिड जो होते हैं, ध्यान से सुनना, क्या होते हैं। आपसे कोई पूछे भैया अमीनो एसिड क्या है, कौन होता है अमीनो एसिड, ध्यान से सुनना। अमीनो अम्ल क्या, 11वीं कक्षा में एक अध्याय था जैव अणु, जहां आपने पढ़ा होगा अमीनो अम्ल के बारे में। हल्की सी चीज याद दिलाता हूं कि भैया एक कार्बन है, या मैं आपको याद दिलाता हूं एक मीथेन नाम की आप चीज जानते होंगे, मीथेन। आप बोलेंगे हाँ सर मीथेन जानते हैं। देखिए मैं मीथेन में ना कुछ बदलाव कर रहा हूं, मैं इसके इस कार्बन पर ना कुछ बदलाव कर रहा हूं। क्या बदलाव कर रहा हूं, मैं इसके कार्बन पर ये जो हाइड्रोजन जो थी इसको चेंज कर रहा हूं और इसकी जगह लगा रहा हूं ये समूह। अब सोचो ये कौन सा समूह है, आप बोलेंगे सर अमीन समूह है। कौन सा समूह है, याद रखना अमीन, ठीक है। सर मैं इस पर भी चेंज कर रहा हूं, इस हाइड्रोजन को भी हटा रहा हूं और इसकी जगह लगा रहा हूं ये। बताओ ये कौन सा समूह, आप बोलेंगे सर कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये। मैंने कहा ठीक है, ये जो नीचे वाला जो है इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, यूं का यूं रख रहा हूं। तो मैंने बदलाव कहां किया, एक तो यहां पर, एक यहां पर, है ना, यूं का यूं रह गया हाइड्रोजन। और इस पर क्या कर रहा हूं सर, यहां पर मैं अनगिनत तो नहीं बोलूंगा,
कई सारे बदलाव करूंगा। यहां पर मैं ये भी लगा सकता हूं, मैं ये भी लगा सकता हूं, मैं ये भी लगा सकता हूं, यानी यहां पर मैं चेंज लेकर आऊंगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आर समूह। अब आप क्या बोलेंगे? आर का मतलब जहां पर हम अलग अलग समूह को ऐड करेंगे, अलग अलग समूह यहां पर लगाएंगे। जब अलग अलग समूह लगाएंगे तो अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल प्राप्त होंगे। तो आपसे कोई पूछे अमीनो अम्ल क्या होता है, तो याद रखना अमीनो अम्ल एक प्रकार का रूपांतरित मीथेन होता है, जिसमें कार्बन पर अमीन समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है, हाइड्रोजन है, और इस जगह पर हम चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से कई सारे प्रकार के हमें अमीनो अम्ल मिलते हैं। ठीक है, चलें आगे। कंफ्यूजन तो नहीं था? अब इधर देखना, ध्यान से सुनना। इसको आगे पढ़ने से पहले, संरचना को बताने से पहले जरा देखिए, यही था ना, ये कार्बन था, इस पर कौन था? सर ये क्या लिख दिया? अरे बांगड़ू, वही तो है, कौन? अमीन समूह NH2, ऐसे लिख दिया। सर ये क्या लिख दिया? अरे वही तो है, कौन? कार्बोक्सिलिक समूह COOH, ऐसे लिख दिया। नीचे हाइड्रोजन, यहां पर ये। चलो जी, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, इतनी रसायन शास्त्र केमिस्ट्री हमें पता है, ऐसे लिख सकते हैं। चलो जी, समझ में आ गया। अब जरा सोचिए, यहां इसके कारण आवेश कैसा होता है? अमीन समूह के कारण आवेश कैसा होता है? धनात्मक। कार्बोक्सिलिक समूह के कारण आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक। ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक। अमीन समूह कैसा आवेश? धनात्मक। कार्बोक्सिलिक समूह अम्ल है, कैसा? ऋणात्मक। चलो सर समझ में आ गया। अब समझना, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको दो प्रकार के अमीनो अम्ल दिखा रहा हूं, दो प्रकार के, देखिएगा। कार्बन, ये NH2, COOH। इसके कारण कैसा आवेश? पॉजिटिव, इसके कारण नेगेटिव। सब समझ में आ गया। नीचे हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे एक और दिखा रहा हूं, कार्बन, अमीन समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, इसके कारण नेगेटिव, इसके कारण पॉजिटिव, नीचे हाइड्रोजन। ठीक है सर, यहां पर दोनों सेम ही तो चीज लिखी है। अब देखो यहां पर इस कार्बन पर ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन पर हमने एक और कार्बन लगा दी, और देखकर मुझे बताना, CH2NH2, क्या? CH2NH2 इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ था। अब इधर देखो, CH2COOH। मुझे बस इतना सा सोच समझकर मुझे बताना, इन दोनों में से कौन सी अमीनो अम्ल क्षारीय है और कौन सी अमीनो अम्ल अम्लीय है? सोच समझकर मुझे बताओ। सर यहां पर अमीन समूह दो बार मिल रहा है, ये रहा सर, एक और ये रहा। लेकिन सर यहां पर अमीन समूह तो एक बार है, कार्बोक्सिलिक समूह सर दो बार मिल रहा है। अब आप मुझे बताएं, इस अमीनो अम्ल में अम्लीय समूह ज्यादा है कि क्षारीय समूह ज्यादा है? आप बोलेंगे सर क्षारीय समूह ज्यादा है, तो ऐसा अमीनो अम्ल कैसा होएगा? क्षारीय कहलाएगा, क्षारीय अमीनो अम्ल कहलाएगा। और ऐसा अमीनो अम्ल क्या कहलाएगा? अम्लीय अमीनो अम्ल, अम्लीय अमीनो अम्ल। ठीक है, अब जरा सोचिए, जिसपे दोनों बराबर होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होएगा, वो क्या होएगा? न्यूट्रल होएगा, है ना? कोई हम बोलेंगे कैसा होएगा? ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक, है ना? न्यूट्रल, न्यूनकारी हो गया एक तरीके से। चलो जी, ये चीज तो सर समझ में आ गई। अब जो समझने वाली चीज है उसको भी समझते। ऐसे अमीनो अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह ज्यादा होंगे तो वो क्या कहलाएगा? अम्लीय अमीनो अम्ल, जिस पर आवेश कैसा होएगा? सोचिए, ऐसे अमीनो अम्ल पर हम क्या बोलेंगे, कैसा आवेश मिलेगा? सर नेगेटिव।
और ऐसे अमीनो अम्ल में आवेश कैसा मिलेगा सर? पॉजिटिव। मैंने कहा जी वेल डन जी, बहुत अच्छे जी, समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना, इसके उदाहरण बताऊं, देखिएगा। क्षारीय अमीनो अम्ल का मैं आपको उदाहरण बताता हूं। लाइसीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ठीक है। 2020 में प्रश्न आया था, ये नीट 2020 का ये प्रश्न है, याद रखना। नीट 2020 का प्रश्न है, भूल मत जाइएगा कि उपरोक्त में से कौन सा क्षारीय अमीनो अम्ल है। तो 3 क्षारीय अमीनो अम्ल जिंदगी भर मत भूलना। तीन क्षारीय अमीनो अम्ल कौन कौन से? लाइसीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। ये 3 अमीनो अम्ल कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है इन पर, धनात्मक आवेश होता है। सिंपल। चलिए, इसके वैसे कई सारे उदाहरण हैं, जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, आप सभी जानते होंगे अगर ये नाम सुना होगा, ग्लूटामिक अम्ल। ग्लूटामिक अम्ल, अब नाम में ही जरा खुद सोच लो मेरे भाई, ये एक अमीनो अम्ल है और उसके नाम में ही क्या आ रहा है? अम्ल आ रहा है। तो जरा सोचिए, नाम में ही अगर अम्ल आ रहा है यानी अम्ल ज्यादा होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा होंगे, आवेश कैसा होगा भैया? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आ गया। चलें आगे। अब प्रभु मेरी एक छोटी सी विनती को स्वीकार करो और मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ कि भैया अगर कोई प्रोटीन जो बहुलक है किसका? अमीनो अम्ल का, उस प्रोटीन में अगर अमीनो अम्ल सारे के सारे अगर क्षारीय होंगे, आप मुझे बताओ उस प्रोटीन पर आवेश कैसा होगा? सोचो, आंसर मिल जाएगा। आप सीधा बोलेंगे सर अगर अमीनो अम्ल सारे के सारे कैसे होंगे? क्षारीय होंगे, या मैं बोलूंगा अम्लीय भी है और क्षारीय भी है, लेकिन क्षारीय ज्यादा है किससे? अम्लीय से। तो भी वही परिस्थिति। देखो, एक तो सारे के सारे अमीनो अम्ल क्षारीय हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन भी कैसा होएगा? क्षारीय होएगा, यानी धनात्मक आवेश का होगा। या मैंने बोला कि भैया प्रोटीन जो है, अमीनो अम्ल जो है बहुत सारे क्षारीय लेकिन कुछ अम्लीय, अभी भी हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज तो ज्यादा है ना, तो उस परिस्थिति में भी प्रोटीन कैसा होएगा? धनात्मक आवेश का ही होगा। तो कुल मिलाकर हम यही तो बोलेंगे कि एक प्रोटीन पर आवेश धनात्मक कब होगा? जब वो प्रोटीन जिन अमीनो अम्ल से बना हुआ है, वो अमीनो अम्ल की मात्रा या वो सारे के सारे अमीनो अम्ल कौन से होने चाहिए? क्षारीय होने चाहिए, जिसमें अमीन समूह ज्यादा होना चाहिए किससे? कार्बोक्सिलिक समूह से। ऐसे प्रोटीन पर आवेश क्या होएगा? धनात्मक होएगा। अब थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, सोचो। हम बोल रहे हैं कि भैया हिस्टोन प्रोटीन है ना सर, हिस्टोन प्रोटीन सर कैसा होता है? सर क्षारीय होता है। सर हिस्टोन प्रोटीन धनात्मक आवेश का होता है। कैसे? आप सीधा बोलेंगे सर आंसर हिस्टोन प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल मिलेंगे सर क्षारीय मिलेंगे। मैंने कहा वेल डन मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आ गया तुम्हें? आया कि नहीं आया? आ गया, क्लियर है। अब आप फाइनली पूछेंगे सर हिस्टोन प्रोटीन में कौन से अमीनो अम्ल मिलते हैं? यही तो पूछेंगे ना। अरे तो प्रभु अभी बताया 3 ही तो अमीनो अम्ल आपने याद रखने हैं क्षारीय, ये 3 ही तो याद रखने हैं प्रभु आपको क्षारीय। बताएं क्या आप जिंदगी भर याद रख सकते हैं? बोलो, क्या आप ये जिंदगी भर लाइसीन, आर्जिनिन, हाँ जी, लाइसीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन नहीं याद रख सकते? बिल्कुल याद रख सकते हैं सर। ये 3 याद रख लेना। कैसे होते हैं सर? क्षारीय अमीनो अम्ल होते हैं। मैंने कहा जी वेल डन, बहुत अच्छे, जबरदस्त, वेरी गुड। बताओ याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं, किसकी बात करते हैं सर? ये तो समझ में आ गया सर, ये 3 अमीनो अम्ल क्षारीय होते हैं। क्या सर ये तीनों मिलेंगे क्या हिस्टोन प्रोटीन में? नहीं। अब आ जाते हैं हम हिस्टोन की संरचना पर। ध्यान से सुनना बेटा, हम देखने वाले हैं हिस्टोन
हिस्टोन की संरचना। क्या देखने वाले हैं? अरे ये तो हाइलाइटर से लिख दिया मैंने। हाँ जी, किसकी संरचना देखने वाले हैं बेटा जी? हम देखने वाले हैं हिस्टोन संरचना। ठीक है बेटा जी, हमें देखनी है हिस्टोन की संरचना। अब समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। देखो, मेरा एक शरीर है, आप बोलेंगे हाँ सर। आपका शरीर है, हाँ सर। आपका शरीर अकेला है कि कई भागों से बना हुआ? आप बोलेंगे यस सर, कई भागों से बना हुआ है। सिर भी है ना, सीना भी है ना, या वक्षीय भाग भी है, धड़ है, कंधे हैं, हाथ हैं, पैर हैं, ये सारे क्या है? हमारे शरीर के भाग हैं। अब देखिए, कुल मिलाकर समझने वाली बात है वो ये कि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो बना होता है, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, वो बना होता है कितने भागों से? 5 भागों से। हिस्टोन प्रोटीन बना होता है 5 भागों से। कितने भागों से? 5 भागों से। अब कौन कौन से भाग है? ध्यान से सुनना। H2A, H2B, H3, H4 और हमारा H1। अब आप बोलेंगे सर क्या है ये? आइए समझते हैं। देखो, ये एक हिस्टोन प्रोटीन है जिसको हमने बोला H2A। ठीक, ये एक हिस्टोन प्रोटीन है जिसको हमने बोला H2B। ठीक, अब ये जो H2A है ना, ध्यान से सुनना, ये जो H2A था, जो मैं लाल रंग का बना देता हूं, और H2B मैं नीले रंग का बना देता हूं। ठीक, ये H2B एक और भी होता है इसी के पीछे, और H2A एक और होता है इसके पीछे। यानी H2A 2 है, एक आगे एक उसके पीछे। H2A कितने हैं? 2 हैं, एक आगे है और एक पीछे है। ठीक है, चले आगे। चलो सर, है क्या सर ये? अरे भैया प्रोटीन है। H2A क्या है? प्रोटीन है। H2B क्या है? प्रोटीन है। आप बोलेंगे सर फर्क क्या है? अभी रुको, बता रहा हूं। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये है H3 और ये भी कितने हैं सर? 2 हैं। H3 कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, एक आखिरी पेन और इस्तेमाल कर लेते हैं यहां पर, ये वाला। सर ये है H4 और सर ये भी 2 है। फाइनली आप मुझे बताएं, H2A कितने? आप बोलेंगे सर 2। H2B कितने? 2। H3 कितने? 2। H4 कितने? 2। यानी H2A प्रोटीन के 2 बॉल्स हैं। सोचो, टोटल 8 बॉल है मेरे पास, 8 बॉल। इसी चीज को यहां पर देखो और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये है बेटा जी आपका H2A बॉल, इसके पीछे वाली भी H2A। ये है H2B, इसके पीछे भी H2B। ये है H3, इसके पीछे भी H3। ये है H4, इसके पीछे भी H4। अब आया समझ में? ये क्या है? ये जो बॉल्स आपको दिखाई दे रही है, ये बॉल, ये क्या है? ये प्रोटीन है मेरे भाई, प्रोटीन, प्रोटीन है। याद रखना, भूल मत जाना, याद रखिएगा। कौन है बेटा? ये प्रोटीन है, याद रख लीजिएगा, किसी भी हालत में भूल मत जाइएगा। ठीक है, हाँ जी, चले आगे। H2A 2 अणु है या 2 भाग है, 2 बॉल्स है, 2 प्रोटीन है H2A। H2B के भी 2 है, H3 के भी 2 है, H4 के भी 2 है। अब जरा सोच के मुझे बताएं, ये टोटल 8 प्रोटीन है। कितने हैं? 8 प्रोटीन है और एक डंडा है। इस डंडे को हमने बोला H1। ये डंडा जो है इसको हमने बोला है H1। बाकी ये है 8 आपके क्या? अष्टक। इनको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन का अष्टक। तो बेटा जी कुल मिलाकर ये जो है मिलाकर क्या कहलाते हैं? हिस्टोन के अष्टक। हिस्टोन अष्टक।
मतलब 8। अब सीधी सी बात है 8 प्रोटीन मिल रहे हैं, 8। H2A कितने 2, H2B कितने 2, H3 कितने 2, H4 कितने 2। ठीक है, टोटल 8 प्रोटीन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, हिस्टोन का अष्टक भाग बना रहे हैं। अब इस अष्टक के पास में एक डंडा है जिसका नाम है H1। ठीक है, अब साहब इनमें अंतर क्या है, सर इनमें अंतर क्या है, ये भी तो बताना पड़ेगा ना, सर इनमें है क्या, अंतर क्या है, आइए समझते हैं। देखिएगा H2A और H2B, H1, H3, H4, क्या फर्क है सर इनमें, बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए बेटा जी, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, ये समझना कि भैया इनमें अंतर क्या है। पहले तो मुझे बताएं, यहां तक की चीज समझ में आ गई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना मेरे भाई, यहां तक की चीज नोट डाउन कर ली है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हम हिस्टोन की संरचना देख रहे हैं, अष्टक समझ में आ गया। H2A कौन है, प्रोटीन की, प्रोटीन से बनी हुई एक संरचना, एक प्रोटीन है, उसके पीछे ऐसा ही एक और प्रोटीन है। H2B एक प्रोटीन है, उसके पीछे ऐसा ही एक और प्रोटीन है। H3 एक प्रोटीन है, उसके पीछे ऐसा ही एक और है। H4 एक प्रोटीन है, उसके पीछे ऐसा ही एक और है। तो टोटल 8 प्रोटीन जो है वो एक अष्टक बना रहे हैं, जिसको हमने बोला हिस्टोन का अष्टक, और इनको सपोर्ट करने वाला, आधार देने वाला कौन है, H1 है। अब फाइनली आप पूछेंगे अंतर क्या, पहले तो मुझे बताएं, नोट डाउन कर लिया, यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं है, चलें आगे, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा इस चीज को फटाफट। देखिए बेटा, हम यहां पर देख रहे हैं कि भैया इनमें अंतर क्या है। आइए देखिए, मैं आपको बताता हूं इनमें अंतर क्या है एक्चुअली। देखिए H1 जो ये जो लंबा सा ये जो डंडा आपको दिख रहा है प्रोटीन का, एक्चुअली ये जो होता है इस के अंदर जो अमीनो अम्ल भरा पड़ा है, यानी मान लो जस्ट एक एग्जांपल, इसके अंदर मान लो 100 अमीनो अम्ल है, 100 में से, ध्यान से सुनना, 100 में से 95 से लेकर 96 जो अमीनो अम्ल यहां पर मिलेंगे वो होंगे लाइसीन। कौन से, लाइसीन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइसीन की अधिकता। किसकी अधिकता ज्यादा मिल रही है, लाइसीन, जो अभी अभी बताया था आपको, याद करिए, अभी अभी बताया आपको कौन सा, कि भैया लाइसीन अमीनो अम्ल है, कैसा है, क्षारीय है। तो इस H1 के अंदर यहां पर भरा पड़ा है कौन सा अमीनो अम्ल, लाइसीन ही लाइसीन भरा पड़ा है, अंग्रेजी में बोलते हैं लाइसिन रिच, हिंदी में बोलेंगे लाइसीन की अधिकता मिल रही है किसमें, इस प्रोटीन में, किसमें, H1 में। अब साहब H2A, H2B ये क्या होते हैं। अब देखिए, मैंने जैसे एग्जांपल बोला कि भैया H1 में मान लो 100 अमीनो अम्ल है, 100 में से 95 से 96 कौन से हैं, लाइसिन है, यानी लाइसिन की अधिकता है ना। अब यहां पर H2B और H2A जो है, इनके अंदर मान लो 100 अमीनो अम्ल है, 100 है। अब 100 में से मान लेते हैं 60 से 65 लाइसीन मिल रहा है, यहां पर 60 से 65 अमीनो अम्ल जो मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, लाइसीन मिल रहा है। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं बोलूंगा लाइसीन की अत्यधिक अधिकता है, या जरा सोचिए, थोड़ा सा लाइसीन अधिक है। यहां पे तो लाइसीन की अधिकता ज्यादा है, किसमें, H1 में। यहां लाइसीन की अधिकता इतनी ज्यादा नहीं है जितनी किसमें थी, H1 में। लेकिन है तो सही किसकी अधिकता, इन दोनों में लाइसीन की अधिकता थोड़ी ज्यादा है। लाइसीन की अधिकता यहां पर भी है, लेकिन H1 से कम। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। सिंपल सी चीज है कि भैया H1 में भरा पड़ा है लाइसीन, मतलब इसको सिंपल शब्दों में सोचो। देखो H1 के अंदर 99% जो है वो लाइसीन अमीनो अम्ल है। H2A, H2B के अंदर 60 से 65% जो है वो लाइसीन है। तो है तो अधिकता यहां पर भी लाइसीन ही तो अधिक हुआ ना, सबसे ज्यादा जो अमीनो अम्ल मिल रहा है यहां पे 60 से 65, यानी लाइसीन मिल रहा है।
लेकिन क्या इतना अधिक मिल रहा है जितना H1 में था? नहीं, ज्यादा अधिक किसमें मिल रहा है? H1 जो है हमारा भाग है किसका? हिस्टोन का, उसमें ज्यादा मिल रहा है लाइसिन। ठीक है, तो यहाँ पर भरा 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 पड़ा है कौन? लाइसिन। यहाँ पर इतना नहीं है लेकिन है तो ज्यादा भी। बचा कौन? H3H4। बेटा जी यहाँ पर है आर्जिनिन की, आर्जिनिन याद रखना, कौन? आर्जिनिन की अधिकता। किसकी अधिकता बेटा जी? आर्जिनिन की, आर्जिनिन की अधिकता मिल रही है। अब आप मुझे बताएं, H3H4 के अंदर 90 से 99% कौन मिल रहा है? आर्जिनिन। लाइसिन मान लो 1 से 10% मिल रहा है, तो कौन ज्यादा मिल रहा है? आर्जिनिन यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ पर 60 से 65% कौन मिल रहा है? लाइसिन। बाकी 30 से 35% जो है मान लेते कौन मिल रहा था? आर्जिनिन मिल रहा था यहाँ पर। तो अधिकता किसकी हुई है? तो लाइसिन की। लेकिन क्या बहुत ज्यादा? नहीं, इतनी ज्यादा नहीं है जितनी H1 में थी। यहाँ पर 90 से 99% कौन है बेटा जी? आपका लाइसिन है। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात जो थी, मैंने आपको 3 अमीनो अम्ल बताए थे क्षारीय, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, जिसमें से 2 अमीनो अम्ल जो होते हैं कौन से? लाइसिन और आर्जिनिन। यही बनाते हैं मेरे भाई, किसका निर्माण कर रहे हैं? इस पूरे हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आई होप आपको ये पूरी संरचना समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये पूरी चीज आपने याद रखनी है प्रभु, भूलनी नहीं है कतई। याद रखना ये सब कुछ। ठीक है, तो ये हमने संरचना देख ली है किसकी बेटा जी? हिस्टोन की, A to Z, भूलना मत। ठीक है, ये हमारी हिस्टोन की संरचना इस तरीके से थी जिसके ऊपर हम डीएनए को लपेट रहे हैं। ठीक है, अब फाइनली मुझे बताएं, आपको ये चीज याद है क्रोमेटिन किससे बना हुआ है? क्रोमेटिड से। क्रोमेटिड किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोसोम से। न्यूक्लियोसोम किससे बना हुआ है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन की संरचना देख ली है। अब मैं आपको ना यहाँ पर 2 प्रकार के क्रोमेटिन बताने वाला हूं। आइएगा, अगला टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो है क्रोमेटिन के प्रकार। क्रोमेटिन के प्रकार, ध्यान से सुनना बेटा। क्रोमेटिन को जब हम देखते हैं, क्रोमेटिन की संरचना को जब हम देखते हैं, या क्रोमेटिन जो एक जाल था क्रोमेटिड का, हमें पता लगता है ये क्रोमेटिन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, ध्यान से सुनना, यूक्रोमेटिन, और एक को हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। एक है यूक्रोमेटिन और एक है हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, क्या अंतर है साहब दोनों में? ध्यान से सुनना। यूक्रोमेटिन वो क्रोमेटिन होता है जिसमें, देखो क्रोमेटिन क्या था, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो, क्रोमेटिन था क्या? आप बोलेंगे सर एक जाल था, किसका? आप बोलेंगे सर क्रोमेटिड। क्रोमेटिड किससे बना हुआ? आप बोलेंगे सर न्यूक्लियोसोम किससे बना हुआ है? सर हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। तो क्रोमेटिन किससे बना हुआ है मेरे भाई? 2 ही तो चीज है ना कुल मिलाकर, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। इसको शॉर्ट में ऐसे बोल दूं, क्रोमेटिन में क्या भरा पड़ा है? डीएनए और प्रोटीन। 2 ही तो चीज है, डीएनए है और प्रोटीन है ना? तो अगर मैं आपसे बोलूं एक ऐसा क्रोमेटिन जिसमें डीएनए की मात्रा ज्यादा है, किससे? प्रोटीन से, और एक ऐसा क्रोमेटिन जिसमें डीएनए की मात्रा कम है और प्रोटीन की ज्यादा है। डीएनए की मात्रा ज्यादा है, प्रोटीन की कम है। ठीक है, डीएनए की मात्रा ज्यादा है, प्रोटीन की कम है। प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, डीएनए की कम है। ठीक है, अब जरा सोचिए, प्रोटीन ज्यादा है, डीएनए की मात्रा कम है। यहां पर प्रोटीन कम है और डीएनए ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा डीएनए इसके ऊपर जो इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो आपने डीएनए लपेट रहे थे, बेटा ध्यान से सुनना, ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर जो आप डीएनए लपेट रहे थे उसमें से कुछ भाग ऐसा हो सकता है जो डीएनए के ढंग से ना लिपटे। हाँ बिल्कुल हो सकता है। सोचो, कुछ भाग खिसक गया, नहीं लिपटा, प्रॉपर नहीं लिपटा। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो जरा सोचिए, इस परिस्थिति में क्या डीएनए टाइटली यानी दृढ़ता से
जुड़ेगा या ढीला ढाला जुड़ेगा? अरे भैया इतना सारा डीएनए है, क्या पता ढंग से प्रॉपर उसके ऊपर नहीं लिपट पाए। लपेट तो रहे हम, हो सकता है नहीं लिपट पाए, हो सकता है ढीला ढाला रह जाए उसके ऊपर लिपटना। तो याद रखना, यहां पर डीएनए होता है ज्यादा, प्रोटीन होता है कम, और यहां पर डीएनए हिस्टोन के ऊपर ढीले रूप से क्या होता है, कुंडलित होता है। ढीला ढाला क्या होता है, कुंडलित होता है, दृढ़ता से नहीं जुड़ता है। जबकि यहां पर याद रखना है, डीएनए की मात्रा कम है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, बढ़िया तरीके से लपेटो, बहुत सारा प्रोटीन है, बढ़िया तरीके से लपेटो, तो यहां पर दृढ़ता से जुड़ता है, दृढ़ता से जुड़ता है। ठीक है, सिंपल सा था। चले आगे, अब आगे चलते हैं। सर ये तो समझ में आ गया, यहां ढीले ढाले रूप से आवृत है, सर यहां पर दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। अब मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा, होली आप सभी ने खेली है, होली। एक मैंने पक्का रंग लगाया और एक मैंने कच्चा रंग लगाया। पक्का मतलब एक पक्का रंग लगाया और एक गुलाल लगाया। गुलाल ढीले ढाले रूप से लगा और पक्का रंग जकड़ कर लगाया गया। अब आप मुझे बताएं, रंग आपको कब अच्छे से दिखाई देगा? जब आप बढ़िया तरीके से लगाओगे, जब आप पक्का रंग लगाओगे कि वो गुलाल लगाओगे? आप बोलेंगे सर जब पक्का रंग लगाएंगे। तो आप जब चीजों को जकड़ देते हो, टाइटली बाउंड करते हो, तो उनका अभिरंजन, उनके ऊपर जब डाई डाली जाएगी तो वो डाई उनको क्या करेगी, अभिरंजित करेगी। तो ऐसे क्रोमेटिन जिनका अभिरंजन होता है गाढ़ा, अभिरंजन कैसा होता है, गाढ़ा होता है, उनको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। क्यों? क्योंकि उनमें डीएनए की मात्रा कम होती है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, जबकि वो जिनमें अभिरंजन होएगा हल्का अभिरंजन। अब आप बोलेंगे सर अभिरंजन का मतलब, अबे अभिरंजन का मतलब रंजकता, रंजन मतलब रंग देना, डाई डालेंगे, कलर डालेंगे, कलर, इसको क्या बोलेंगे, अभिरंजन। अभिरंजन कैसा होएगा, हल्का होगा, हल्का होगा। क्यों? क्योंकि डीएनए खुद ही ढीले ढाले रूप से जुड़ा हुआ है, डाई यहां पर एकत्रित ही नहीं होगी। भाई आपने गुलाल लगाया, फिर आपने पानी से धोया, आपका गुलाल उतर गया। क्यों? क्योंकि ढीले ढाले रूप से लगा था। आपने पक्का रंग लगाया, फिर आपने पानी डाला, नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि जकड़ कर लग गया था आपकी त्वचा से। बस वही चीज है यहाँ पर, समझ में आया? ढीले ढाले रूप से जुड़ा हुआ है, किससे, हिस्टोन से, क्योंकि बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कम है, बढ़िया टाइटली बाउंडेड है, टाइटली उससे जुड़ा हुआ है। तो बढ़िया यहाँ पर अभिरंजन होएगा, गाढ़ा अभिरंजन होएगा, और यहाँ पर हल्का अभिरंजन होएगा। अब आप मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए, आनुवांशिकता के आधार पर, जेनेटिक्स के आधार पर, वंशागति के आधार पर सोच समझकर मुझे आंसर देना, सोच समझकर आंसर देना, दोनों में से कौन सा क्रोमेटिन आनुवांशिकता के आधार पर ज्यादा सक्रिय है? आनुवांशिकता के आधार पर ज्यादा सक्रिय कौन सा है, ये वाला के ये वाला, ये वाला के ये वाला? सोचिए कौन सा ज्यादा सक्रिय है। आप सीधा बोलेंगे सर ये वाला ज्यादा सक्रिय। क्यों? क्योंकि डीएनए की मात्रा क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, किससे, प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन से। याद रखना, ये है आपके दो प्रकार के, कौन, क्रोमैटिन, भूल मत जाना इनको। ठीक है, तो ये बेटा जी आज हमने पूरी पढ़ी है क्या, हिस्टोन प्रोटीन की संरचना। क्या पढ़ा है आज? हिस्टोन प्रोटीन की संरचना पढ़ी, और साथ साथ हमने क्रोमेटिन के दो प्रकार पढ़े हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट लेक्चर से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है अभी बता दूंगा आपको, उससे पहले हम लेकर आ जाते हैं क्या, क्विज। बच्चों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, हिस्टोन प्रोटीन पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है, ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों या कोई नहीं? ऋणात्मक है, धनात्मक है, या दोनों है, या कोई नहीं है? दूसरा प्रश्न बेटा, उपरोक्त में से कौन आनुवांशिक रूप से ज्यादा सक्रिय है? आनुवांशिक रूप से ज्यादा सक्रिय कौन है? यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, दोनों है या कोई नहीं? कौन ज्यादा सक्रिय था, किसमें डीएनए ज्यादा मिल रहा था? सोचो।
चलिए जी, समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा। हिस्टोन प्रोटीन पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं। डीएनए पर कैसा था? ऋणात्मक था, नेगेटिव था। हिस्टोन पर कैसा है? पॉजिटिव है, धनात्मक है। किसके कारण है? लाइसिन और आर्जिनिन आपके कौन अमीनो अम्ल जो कैसे हैं? क्षारीय हैं, जिसमें अमीन समूह की मात्रा क्या है? ज्यादा है, जिसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन पर आवेश कैसा है? धनात्मक है। समझ में आ गया? हिस्टोन प्रोटीन की पूरी संरचना याद रखना मेरे भाई। दूसरा, उपरोक्त में से कौन आनुवांशिक रूप से ज्यादा सक्रिय? मैंने आपको बताया जिसमें डीएनए की मात्रा ज्यादा होगी, प्रोटीन से ज्यादा होगी, और वो कौन सा था जो ढीले ढाले रूप से जुड़ा हुआ था? कौन? यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन यहां पर आंसर है, ठीक है, याद रखना है। ये था बेटा जी आज का क्विज। आई होप आपने सभी ने प्रश्न सही किए होंगे और ढंग से मुझे सुना होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जी हम बात करने वाले हैं किसकी? कि आनुवांशिक पदार्थ, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, लेकिन किसने खोजा? आनुवांशिक पदार्थ किसने खोजा नहीं, ये किसने सिद्ध किया कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं डीएनए किसने खोजा, नहीं। आनुवांशिक पदार्थ की खोज का मतलब यहां पर ये नहीं है कि डीएनए किसने खोजा, ना 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 ना। आनुवांशिक पदार्थ की खोज का मतलब है कि कौन वो थे जो ये सिद्ध करेंगे कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। वो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।